Hello, student. Today we will discuss about next method. This method name is market value method or profit or income basis method और अर्निंग कैपेसिटी मेथड. लास्ट लेक्चर हमने नेट एसेट मेथड देखे थे. ओके, आई थिंक नेट एसेट मेथड आप लोगों को समझ में आ गई है. उसके बाद आज देखने वाले हैं हम प्रॉफिट बेसिस मेथड है वो, या फिर आप उसे मार्केट वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं. Is the effective rate of return on investment which is invested by the investor, it is always expressed in term of percentage since the valuation of shares is made on the basis of market value basis method. Ownership of shares in a company entitles the holder of shares to receive dividends as and when declared, since investors in a company get their return in the form of dividend. The amount of dividend paid out gives some indications of how valuable the shares will be to the potential buyer. When valuing a small shareholding, the calculation should be based on the dividends rather than earnings per share. If dividend is seen as one of the key factors determining how valuable shares are, it is possible to look at the relationship. This concept can be represented as a formula for any individual company compared to an accepted average for similar business. Okay, and इन जो मेथड है ये मेथड हमें कब यूज़ होती है, जब हम डिविडेंड देते हैं. अगर शेयर होल्डर, एक लास्ट लेक्चर हमने देखा शेयर होल्डर मीन्स व्हाट, और जो शेयर होल्डर्स है उन्हें अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, प्रॉफिट बेसिस पे करना है या फिर और कुछ फॉर्मूला यूज़ करना है, ये सभी इस मेथड में इंक्लूड है. फॉर एग्जाम्पल, an investor purchase one share of ₹100 each, face value 100 है उसकी, at ₹150 from a stock exchange on which he receive a return मतलब dividend at the rate 30%. In that case, yield of the said investor will be market value is equal to 30% into 100 फेस वैल्यू शेयर की है अपॉन ₹150 पर शेयर उसकी स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है. ओके, तो कितना मिलेगा हमें, 20% रिटर्न मिलेगा. ओके, ये एग्जांपल अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट पूरी थ्योरी होने के बाद एक्चुअल जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. may also be term an expected or normal rate of return or earning rate of fair return, rate of general expectations, estimated rate of capitalization, etc. Yield may be calculated as under yield is equal to मतलब market value is equal to normal profit upon capital employed into 100. ये जो फॉर्मूला है स्क्रीन पे देखो, मैं स्क्रीन बड़ी कर रही हूँ. ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब हमें डिविडेंड पे करना होता है. ओके, उसके बाद अंडर दिस मेथड वैल्यूएशन शेयर इज मेड ऑन प्रॉफिट बेसिस और डिविडेंड बेसिस.
जो आपको ये जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, यील्ड बेसिस मेथड मतलब मार्केट वैल्यू बेसिस या फिर प्रॉफिट बेसिस। एक होता है डिविडेंड प्रॉफिट बेसिस पे और दूसरा डिविडेंड बेसिस पे होता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बेसिस होता है, प्रॉफिट बेसिस शुड बी फॉलोड इन द केस ऑफ मेजॉरिटी होल्डिंग। ओके, मतलब शेयर होल्डर्स होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर्स होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है मेन कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी करके एक सेपरेट चैप्टर है कंपनी एक्ट के अनुसार अकाउंटिंग में। मतलब होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी का अकाउंटिंग कैसे होता है, या मेन ब्रांच कैसी होती है, ये जो सब है वो अलग एक चैप्टर ही है। मतलब होल्ड मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ए कंपनी है और बी कंपनी है। अगर ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% एंड मोर अगर शेयर्स परचेज कर लिए, तो क्या हो गया, ए कंपनी का बी कंपनी के ऊपर होल्ड हो गया। मतलब क्या, उसकी भी उस वो ए कंपनी भी उतनी इम्पोर्टेंट हो गई बी कंपनी के लिए। जब बी कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तब उसको ए कंपनी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब ए कंपनी क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई, क्योंकि उसने क्या किया है, बी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेस किए हैं। ओके, उसके बाद ऑन डिविडेंड बेसिस जब होता है, मेथड होती है, तब क्या होता है, डिविडेंड बेसिस शुड बी फॉलोड इन द केस ऑफ माइनॉरिटी होल्डिंग। मतलब होल्डिंग कंपनी माइनॉरिटी एंड कंपनी रहती है, उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने बताया होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी जैसे होती, उस टाइप में डिविडेंड बेसिस और प्रॉफिट बेसिस से डिपेंड ऑन कंपनी के ऊपर होता है डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है। ओके, उसके बाद जो प्रॉफिट बेसिस होता है उसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड at first profit should be ascertained on the basis of past average profit। प्रॉफिट बेसिस मेथड में क्या होता है, फर्स्ट प्रॉफिट शुड बी ascertained on the basis of past average profit। Thereafter capitalized value of profit is to be determined on the basis of normal rate of return, and the same is divided by the number of shares in order to find out the value of each shares। Got it? The following procedure may be adopted for the computation of value of each equity share on profit basis। जब हम वैल्यू निकालते हैं तो पर शेयर वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो स्क्रीन पे ये जो फॉर्मूला है कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट का, वो देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। और दूसरा है वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, एंड और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय number of equity shares into 100। Okay, here profit means include future maintainable profit। here profit means क्या है, future maintainable profit, that is the rate of profit which is expected to be earned in future। it is to be remembered that the analysis of profit that is made in order to determine future annual maintainable profit must seek a profit that is capable of
distribution as dividend. ओके, मतलब अभी आप लोग जो है वो फॉर्मूला देखो, मैंने जो बताया है स्क्रीन पे देखो, ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ होगा, जब एक्चुअल में आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा के लूँगी, मतलब मैं जब एक्सप्लेन करूँगी प्रॉब्लम, दैट टाइम आपको ये यूज़ होगा। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा ये क्या फॉर्मूला है, क्यों करना है, लेकिन इस फॉर्मूले के बेस पे ही हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद क्या है, हर एक मेथड के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल अगर फॉलो किए तो वो मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ओके, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज average profit for the last few years should be taken as base. Then average profit should be proper adjusted, such as a proper depreciation on assets should be deducted. Appreciation in fixed assets should not be included, whereas appreciation in current assets should, however, be included. Income from non-trading assets should be excluded. Next one is non-recurring expenses which may not be incurred in future are not to be included. Next, any casual income should not be included. Casual जो regular expenses होते which is not expected in future, that type के जो expenses होते income होते हैं, a provision made for taxation should not be included. Then if any reserve is created, the same should be deducted, and preference dividend should always be deducted from the profit. Okay, जैसे हर एक मेथड का इम्पोर्टेंस है, जैसे प्रिंसिपल्स है, वैसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो दिस ये जो मेथड है इसके डिसएडवांटेज क्या है, इन दिस मेथड इग्नोर द एलिमेंट ऑफ कैपिटल गेन। इसमें क्या हुआ, मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें के, जो कैपिटल गेन होता है वही इग्नोर किया है। कैपिटल गेन मतलब आपको नेक्स्ट ईयर जो टैक्सेशन है उसमें कैपिटल गेन आ जाएगा, लेकिन सिंपल मैं बताती हूँ। कैपिटल गेन अगर आपने कुछ आपके एसेट मतलब अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है आपका, तो उसमें से आपके जो भी इनकम होगा वो कैपिटल गेन में जाता है। या फिर आपके दो बिल्डिंग्स है और उसमें से एक आपने सेल कर दी और उसके अगेंस्ट जो टैक्स पे करना पड़ता है, तो उस इनकम को कैपिटल गेन भी बोलते हैं। या फिर आपकी लैंड है, लैंड में आप फार्मिंग कर रहे या फिर और कुछ कर रहे, तो वो कैपिटल गेन में इंक्लूड होता है, which is the important financial justification for investing in shares. And the second one जो है वो है the growth of a company could be seen as being a mean to securing the flow of dividends to shareholders in future rather than goal in itself. And in this method is based on the assumption that dividend policy will remain constant. In practice, companies can and do change their dividends policies. ये जो मेथड है उसमें क्या है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या फिर बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, तो वो एक ही फॉर्मूला इसमें यूज़ किया है, बल्कि एवरी कंपनी एवरी ईयर एवरी टाइम उसकी पॉलिसीज चेंज करती है। लेकिन इस मेथड में क्या किया है, एक ही मेथड यूज़ करके डिविडेंड डिक्लेरेशन बताया है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अभी आप लोगों को ये वर्ड या फिर ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके
स्टार्टिंग है, मतलब आप अकाउंटिंग जब सीख रहे हो वो स्टार्ट हो रहा है अभी से। तो आपको ये जो वर्ड्स है या फिर ये मेथड कैपिटल गेन वगैरह अभी थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे न्यू न्यू टॉपिक्स लेंगे या फिर एक्चुअल जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब हम डिस्कशन करेंगे, दैट टाइम आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक आप क्या करो, थ्योरी पार्ट है वो रीड करो, लर्न करो। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज one drawback of the dividend yield valuation or market valuation of an unlisted share is that it is usually based on past dividends, and this may not be representative of future expectations, which should help determine the current price. The मतलब in this method the dividend policies of unlisted and listed companies is caused by a number of factors. The listed company tries to prevent falls in its share price, which leave in valuable to take over and unable to attract additional investments, and dividend policy helps maintain in high share price, and unlisted companies and especially private companies find it more difficult to attract external fund. The need to back into the business a large proportion of earning leaves limited amounts available for distributions. एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो प्राइवेट कंपनी या न्यू कंपनी फॉर्म होती है दैट टाइम पब्लिक को आपके कंपनी पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक पब्लिक आपके कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करती, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करती है, तब तक आप मार्केट में अच्छे से प्रोडक्ट सेल नहीं करते हो। और अब ऑब्वियसली अगर आपका सेल अच्छे से नहीं होता है तो आपको प्रॉफिट भी अर्न नहीं होता है। लेकिन ये जो मेथड है वो इस्टेब्लिश कंपनी के लिए पॉसिबल है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सेटअप होता है, लेकिन न्यू कंपनी के लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, देन इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको रीड करके ही बताऊँगी। इसमें आपको क्या करना है, जब जो हमने फार्मूला देखा है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू प्रॉफिट है, वो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो लिसन केयरफुली। एग्जाम्पल, two companies A Limited and B Limited are found to be exactly similar as to their assets, reserves and liabilities, except that their share capital structures are different. The share capital of A Limited is 11 lakh divided into 10,000 6% preference shares of rupees 100 each sorry, and 10,000 equity shares of rupees 10 each. The share capital of B Limited is also rupees 11 lakh divided into 1,000 6% preference shares of rupees 100 each and 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The fair yield in respect of the equity share of this type of companies is ascertained at 8%. The profit of the two companies for 2018 and 2019 are found to be rupees 1,10,000 and 1,50,000 respectively. Calculate the value of equity share of each
of these two companies on 31st March 2019 on the basis of profit, ignore taxation. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को. ए एंड बी कंपनी एग्जैक्टली सिमिलर है. क्या है? एसेट्स, रिजर्व एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट देयर शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर. सिर्फ शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर का डिफरेंट है, बाकी सब जो लायबिलिटीज़ है, एसेट्स है, रिजर्व है, सेम है. जो ए कंपनी है उसके 11 लाख अमाउंट है वो उसने कैसे डिवाइड की है? 10,000 6% शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स. ओके, प्रेफरेंस शेयर जो है वो 100 पर रुपीज़ पर शेयर है और इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ पर शेयर है. उसके बाद जो बी लिमिटेड है उसका भी वैसे ही है. उसके 1,006% प्रेफरेंस शेयर्स है एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स है. ओके, और उसके बाद द फेयर यील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनीज इज असर्टेन एट 8%. 8% रखा है उन्होंने. उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है? द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दिस टू कंपनीज. शेयर की वैल्यू निकालनी है. उन्होंने 2018 एंड 19 का प्रॉफिट बताया है 1,10,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली. मतलब ए का 1,10,000 एंड बी का 1,50,000 है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि 2 ईयर्स ही बताए हैं उन्होंने प्रॉफिट. इन केस अगर हमें प्रॉब्लम में 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितने भी ईयर्स प्रॉब्लम में दिए हैं, हम क्या करेंगे उतने ईयर का. देखो मैं ये करके बताती हूँ आप लोगों को. देखो 2018 एंड 2019 दिख रहा है आप लोगों को. हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक सेकेंड रफ करती हूँ थोड़ा. एवरेज प्रॉफिट हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. एवरेज प्रॉफिट हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. 2 ईयर्स ही क्यों लिए हैं हमने? क्योंकि ये देखो ऊपर लाइन है, प्रॉफिट्स, गलत लाइन हो गई, एक सेकेंड. देखो यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ 2 कंपनीज 2018 और 19. ओके, तो हमें एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट बताया है उनका एडिशन करके जितने ईयर्स है उस ईयर से उसे डिवाइड करता है. सिंपल, जितना प्रॉफिट है वो ऐड करना, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितना भी है, और उसे जितने ईयर्स का बताया है हमें उसको उस ईयर से वो अमाउंट को डिवाइड करना है. यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना था? 18 का 1,10,000 था और बी का 1,50,000 था. तो हम 2 ईयर्स से उसे डिवाइड करेंगे. मतलब टोटल कितनी हो गई? 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2. ओके, देखो 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 1,30,000. प्रॉफिट कितना आ गया हमारा एवरेज? 1,30,000. ओके, उसके बाद क्या करना है? मेंटेनेबल प्रॉफिट करना है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? मेंटेनेबल प्रॉफिट. मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. अब हमें प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे बताया है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को.
से। जो स्क्रीन पे लास्ट को प्रॉब्लम है देखो, यहाँ क्या बताया है, प्रेफरेंस डिविडेंड 6% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब डिविडेंड जो है देखो डिवाइडेड 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ओके। मतलब क्या है यहाँ पे 6% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जो शेयर्स है वो 6%, प्रेफरेंस शेयर जो है वो 6% के, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट तो हमारा आ गया, कितना है 1,30,000। अब हमें क्या करना है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का सेपरेट कैलकुलेशन करना है, ओके। ए लिमिटेड का देखो 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 6% ऑफ ₹10,00,000, 6% ऑफ ₹10,00,000। 10,00,000 क्यों, क्योंकि जो हमारे शेयर्स है वो 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स है और ₹100 का एक है। तो 10,00,000 कैसे आ गए, 10,000 इंटू 100 करो आप कैलसी पे, 10,000 इंटू 100 10,00,000 आ गए, ओके। तो प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब आपको क्या करना है, जितने परसेंट के प्रेफरेंस शेयर्स है, अब यहाँ पे क्या है 6% प्रेफरेंस शेयर्स है और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। कितनी है शेयर्स के नंबर, 10,000 है, और पर शेयर अमाउंट कितनी है, ₹100 है। फिर से मैं बताती हूँ, 6% प्रेफरेंस शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000 है, पर शेयर वैल्यू कितनी है ₹100 है। तो टोटल 10,000 शेयर्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 100। ये जो 10,000 दिखाई दे रहा है वो अमाउंट नहीं है, वो नंबर ऑफ शेयर्स है जो 6% प्रेफरेंस शेयर्स है। ये 6% प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स व्हाट, जो शेयर्स होते हैं उसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल शेयर्स, नॉन रिडीमेबल शेयर्स, ऐसे टाइप के शेयर्स होते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर्स मतलब अगर हमें प्रॉफिट होता है तो जब हम वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ डिविडेंड के बदले, एज अ डिविडेंड या फिर ऐसे ही प्रॉफिट बोनस शेयर्स में देंगे, तो हम क्या करते हैं, जब हम वो परसेंटेज रहते हैं उस हिसाब से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस शेयर होल्डर को, इसलिए वो परसेंटेज जो होता है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। जैसे 6% डिबेंचर है, तो डिबेंचर की अमाउंट कैसे देनी है, वो 6% से, मतलब वो परसेंटेज से वो कैलकुलेट होती है, इसलिए वो 6% है। अभी फ़िलहाल हमें क्या देखना है, 1,30,000 तो एवरेज प्रॉफिट हो गया, लेकिन 6% किसके ऊपर निकाले हमने, 10,000 शेयर्स इंटू 100, मतलब पर शेयर ₹100 का था और 10,000 शेयर्स थे, तो हमने 10,000 इंटू 100 कर दिया, तो कितनी अमाउंट आ गई, 10,00,000 आ गई। कितनी आ गई, 10,00,000। तो 1,30,000 माइनस 10,00,000, तो 10,00,000 के ऊपर 6% मतलब कितने, 60,000, ओके। तो 1,30,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 70,000। मेंटेनेबल प्रॉफिट इज 70,000 ए लिमिटेड का। सेम वही करना है हमें बी लिमिटेड का, 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 6% ऑन ₹1,00,000, क्योंकि बी लिमिटेड के क्या थे, जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो 1,000 ही शेयर्स थे और उसकी अमाउंट क्या थी, ₹100 थी पर शेयर, इसलिए वो 1,00,000 आ गए। तो 1,00,000 के ऊपर 6% कैसे निकलेंगे, 6,000। तो बी लिमिटेड का मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,24,000 और ए का आ गया 70,000। आई थिंक इतना ही आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर को हम क्या करेंगे, आगे के जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि क्या है एक साथ अगर पूरे मेथड्स एक्सप्लेन करें तो आपको समझ में नहीं
ओके। तो फिर से रिपीट करती हूँ, मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। 1,30,000 माइनस 6%, 10 लाख जो है उसके ऊपर 6% निकाला, इसलिए वो ये जो 10 लाख है उसके ऊपर 6%, इसलिए 60,000, और 1 लाख है उसके ऊपर, ये जो 1 लाख है उसके ऊपर हमने क्या निकाला, 6%, इसलिए वो 6,000 आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर को हम आगे का लें, नेक्स्ट स्टेप्स में आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।